हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न जो है क्लास 10 का, जो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न बायोलॉजी का महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न 5-6 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण, एकदम महत्वपूर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पेपर में इसमें से कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये और उनको बारी बारी से समझेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में जो है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। जो मनुष्य है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए ठीक है, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। देखिए दिया है, मनुष्य में कुल 36 गुणसूत्र होते हैं। जो मनुष्य है, मनुष्य में कुल 36 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। 23वां जो जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है, जो 23वां जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। जो इनमें 23 जोड़े जो हैं, 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जो 46 होते हैं गुणसूत्र, वो 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। इसमें 23वां जो जोड़ा होता है, वो 23वें जोड़े को ही हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जबकि अन्य 22 जोड़े दैहिक गुणसूत्र के होते हैं। जो अन्य 22 जोड़े होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23वां जोड़ा पुरुष व स्त्री के भिन्न भिन्न होते हैं। जो 23वां जो जोड़ा होता है, पुरुष में अलग होता है और स्त्री में अलग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्त्री के 23वें जोड़े में एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, जो स्त्री होती हैं उनका जो 23वां जोड़ा होता है, उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जबकि पुरुष के 23वें जोड़े में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। जो पुरुष होते हैं उनके 23वें जोड़े में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं। मनुष्य में जो होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में एक्स व वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होते हैं। जो मनुष्य हैं, वो उनका एक्स और वाई जो गुणसूत्र है, वो लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है। जब, ठीक है प्यारा बच्चों, लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए जब स्त्री के अंडाणु का निषेचन वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु से होता है। जब स्त्री का जो अंडाणु होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। जो स्त्री का मानिए अंडाणु है, ठीक है, यहाँ से जब है वाई, यहाँ पर मानिए वाई गुणसूत्र, वाई शुक्राणु है, यहाँ से जब निषेचन होगा यहाँ इसका, ठीक है, निषेचन होगा वाई गुणसूत्र से, वाई गुणसूत्र शुक्राणु से होता है, तो नर संतान उत्पन्न होती है। जो इससे जब निषेचन होगा तो उसमें नर या मनुष्य, नर को मनुष्य कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नर संतान उत्पन्न होती है। जबकि एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु द्वारा निषेचन होने पर मादा संतान उत्पन्न होती है। जब यहाँ पर मानिए एक अंडाणु है, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक्स जो है, एक्स गुणसूत्र से निषेचन होगा तो मादा, ठीक है बच्चों, मादा जो, ठीक है, मादा संतान उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अतः मनुष्य के लिंग निर्धारण हेतु जो होता है, अतः मनुष्य के लिंग निर्धारण हेतु पिता उत्तरदायी होते हैं। ठीक है बच्चों, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है उसके लिए पिता उत्तरदायी होते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं इसको चित्र की सहायता से भी समझेंगे हम। आइए देखते हैं चित्र की सहायता से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है 44 प्लस, ठीक है प्यारे बच्चों, 44 प्लस XX, जो 23वां जोड़ा होता है वह स्त्री का XX होता है। यहाँ पर देखिए 44 प्लस XY जो है पुरुष का है। ठीक है प्यारे बच्चों, पुरुष का है। देखिए यहाँ पर आइए देखते हैं, जो 44 में से दो इनमें जोड़े होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं इसमें जोड़ा है 22 प्लस, ठीक है प्यारे बच्चों, 22 प्लस X। यहाँ पर देखिए 22 प्लस X जो है अंडाणु है, यह है अंडाणु का जोड़ा है या शुक्राणु। देखिए 22 प्लस X, 22 प्लस X, 22 22 44, 44 से 45 46। ठीक है बच्चों, 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, इसको समझेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, आइए हम इसको अब निषेचन करके देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें क्या था, जब मादा का जो है, ये देखते हैं एक्स, यह देखिए नर है। ठीक है प्यारे बच्चों, 22 प्लस X, ठीक है, और 22 प्लस Y, यह दोनों युग्मक है। ठीक है प्यारे बच्चों, X और Y। ठीक है, यहाँ से देखिए मादा का जो है X और X प्लस 22 प्लस X और 22 प्लस X है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको संलयन करेंगे, 22 22 44। ठीक है प्यारे बच्चों, 44 होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए X और X का जब हम कराएंगे तो डबल X होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो होगी हमारी संतान जो उत्पत्ति होगी इनसे, ठीक है प्यारे बच्चों, इनसे जो संतान उत्पन्न होगी, देखिए यहाँ पर देखिए 44 प्लस X, 44 प्लस X, 44 प्लस X डबल X, 44 प्लस डबल X। ठीक है प्यारे बच्चों, जो संतान उत्पन्न होगी वह पुत्री होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, पुत्री होगी। यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं, यहाँ से एक बार निषेचन करवाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 22 44। ठीक है, यहाँ पर देखिए X Y, तो यहाँ पर देखिए जो है पुरुष 44 प्लस XY, 44 प्लस XY जो है, ठीक है प्यारे बच्चों, पुत्र। ठीक है, पुत्र। आइए यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 प्लस X, 22 प्लस X, तो यहाँ से 22 और 22 44। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस X डबल X, तो पुत्री। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 22 22 44। ठीक है, प्लस X और Y, ठीक है, XY पुत्र। तो इसमें जो है कितने पुत्र हुए और कितने पुत्री हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, जो इसमें जो है 50% जो है पुत्रियां हुई और 50% पुत्र हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पेपर में पूछ सकता है, अवश्य पूछ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं नहीं आपको याद कर लिए तो आपको जरूर इसमें से कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। एक एक जो अति लघुत्तरी प्रश्न होता है, जो लघुत्तरी प्रश्न है, वो 4 नंबर का पूछेगा आप लोगों को पेपर में। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 नंबर का। अगर आपने इसी तरह लिख दिया, अगर बाय चांस भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है प्यारे बच्चों, अवश्य पूछेगा, पूछ देता है, तो आपने इसी तरह लिख दिया तो आपको 4 नंबर एग्जामिनर अवश्य देगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए देखते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, रक्त की संरचना तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो रक्त होता है उसकी संरचना, ठीक है प्यारे बच्चों, तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है, संक्षिप्त वर्णन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम, रुधिर किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रुधिर, देखिए आइए ब्लड, रुधिर, रुधिर एक लाल रंग का अपारदर्शी जो होता है, रुधिर जो एक लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा क्षारीय स्वाद में, जो चिपचिपा क्षारीय स्वाद में, जो स्वाद में है नमकीन होता है, नमकीन तरल द्रव्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो रुधिर एक लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा क्षारीय स्वाद में नमकीन तरल द्रव्य है, जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी जो उत्पत्ति होती है रुधिर की, भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होती है, जिसका pH मान 7.4 तथा सान्यता 4.7 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सान्यता जो होती है 4.7 होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग,
ठीक है। देखिए रुधिर के घटक, ठीक है प्यारे बच्चों, रुधिर के जो घटक हैं, रुधिर के निम्न 2 घटक होते हैं। देखिए पहला जो घटक है प्लाज्मा, दूसरा जो घटक है रुधिर कणिकाएं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं और क्या होती है प्लाज्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए रुधिर के तरल भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं। जो रुधिर के तरल भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं, जो रुधिर का 55% भाग बनाता है। जो रुधिर होता है उसमें 55% जो भाग होता है प्लाज्मा बनाता है, जिसमें 90% जल होता है तथा 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो 55% भाग बनाता है उसमें जो है उसमें 90% जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आइए देखते हैं हम अगली हेडिंग पर चलते हैं। आइए देखते हैं बच्चों रुधिर कणिका। ठीक है, ये देखते हैं रुधिर कणिका क्या कर रहा है। देखिए यह रुधिर का 55% भाग बनाती है, जो लगभग 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं रुधिर का 55% भाग बनाती है, जो लगभग 3 प्रकार की होती हैं। WBC, RBC, सॉरी बच्चों, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगली हेडिंग पर RBC। ठीक है, देखिए इसे लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं, जिसकी संख्या 50,000 से 55 लाख तथा जीवन काल जो होता है इनका 120 दिन का होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इस WBC को जो है रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, इसे लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं, जिसकी संख्या जो होती है ब्लड में 50 लाख से 55 लाख तक होती है। ठीक है, जो इनका जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं WBC, इसे श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं, जिसका जीवन काल 3 से 4 दिन तथा इसकी संख्या 5,000 से 9,500 के बीच होती है, जो शरीर को रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो शरीर से, देखिए इसे WBC को हम WBC श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो WBC का जीवन काल जो होता है 3 से 4 दिन होता है, इनकी संख्या जितनी जो होती है 5,000 से 9,500 के बीच होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इनकी संख्या होती है 5,000 से 9,500 के बीच होती है, जो शरीर को रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है तो जो WBC होती हैं वह उनसे लड़कर हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ये देखते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये देखते हैं इससे जो प्लेटलेट्स होता है इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जीवन काल 1 सप्ताह तक होता है तथा संख्या में 2.5 लाख होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका जीवन काल जो होता है 1 सप्ताह तक होता है और संख्या में 2.5 लाख होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चोट लगने पर रुधिर के स्कंदन में सहायक होते हैं। जो जब कभी चोट लगती है तो वहाँ पर रुधिर का जो है थक्का बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कि ब्लड निकले ना। ठीक है, रुधिर के स्कंदन में सहायक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं रुधिर के कार्य। ठीक है, रुधिर के कार्य, और रुधिर का कार्य भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। रुधिर का जो कार्य होता है भोज्य पदार्थों का परिवहन करना होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीजन होता है उसका भी परिवहन करना होता है, ताप का नियमन करना। जो ताप हो हमारे शरीर का जो ताप होता है, कभी ताप हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, उसका भी नियमन ब्लड के द्वारा ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है तो हमारे ब्लड जो है ब्लड में WBC जो होती हैं वह रोगों से हमारी सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है प्यारे बच्चों, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह हमारे ब्लड में रहते हैं, वह
ब्लड से हमारे किडनी में जाते हैं, किडनी जो है उससे छानती है और उस सजीव पदार्थों का जो है परिवहन इधर उधर करते हैं। ठीक है मेरा बच्चों, रुधिर का थक्का बनाना होता है। ठीक है मेरा बच्चों, रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है, आइए यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्किप मत कीजिएगा, एकदम एक्यूरेट, एकदम ध्यान लगा के समझिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और पेपर में नंबर लेकर आइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। ठीक है, अपूर्व प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं अपूर्व प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ तक देखिए, जो अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप दोनों समयुग्मकी जनकों से नहीं मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों समयुग्मकी जनकों से नहीं मिलता, अपितु दोनों के मध्य होता है। अपितु जो संकरण होता है दोनों के मध्य होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः स्पष्ट है कि युग्म विकल्पी जोड़ों के दोनों जीन्स के बीच प्रभावी और अप्रभावी का संबंध नहीं होता है, परंतु यह मध्य लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अपूर्व प्रभाविता का नियम यह कह रहा है कि, ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं उसको हम पहले समझेंगे चित्र से। देखिए, जो मिराबिलिस जलापा के लाल तथा श्वेत पुष्प के बीच का संकरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं, जो यहाँ पर देखिए यह लाल पुष्प है और यह श्वेत पुष्प है। लाल पुष्प का जो संकेत है वह बड़ी लेटर में डबल आ रहा है और इसमें छोटे लेटर में डबल आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, जो हम इसको संकरण कराएंगे तो यहाँ से एक आर, यहाँ से छोटा वाला आर। ठीक है प्यारे बच्चों, आएगा F1 पीढ़ी में आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वह पूर्ण अप्रभाविता का नियम जो कह रहा है वह दोनों जीन्स के विकल्पिक जीन्स के बीच के प्रभावी और अप्रभावी का संबंध नहीं है, परंतु जो इनका लक्षण है उन दोनों के मध्य में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, श्वेत और देखिए यहाँ पर लाल है और यहाँ पर श्वेत है, यहाँ पर देखिए गुलाबी हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आया है लक्षण वह गुलाबी पुष्प हो गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर, अब इसी में स्वपरागण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो स्वपरागण होगा तो स्वपरागण होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से आर, यहाँ से डबल आर हो गया। यहाँ से देखिए एक बार यहाँ से हम संकरण कराएंगे बड़े वाले आर से, यहाँ पर एक आर से संकरण कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा यहाँ से एक आर, यहाँ से एक आर, डबल आर। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी से इस छोटे वाले आर से संकरण हम कराएंगे तो एक यहाँ से बड़े वाला आर और यहाँ से छोटे वाला आर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है बड़ा वाला आर, यहाँ से छोटा वाला आर। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब इस छोटे वाले आर का इन दोनों में संकरण हम कराएंगे तो यहाँ से छोटे वाले आर को देखिए, यहाँ पर बड़े वाला आर और यहाँ से छोटा वाला आर। सबसे पहले हम जो प्रभावी लक्षण है उसे हम लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए छोटा वाला आर, यहाँ पर छोटा वाला आर, दोनों छोटे वाले आर हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, छोटे वाले आर। यहाँ पर देखिए जो है क्या कह रहा है, डबल आर जो है क्या है, हमारे लाल पुष्प, डबल आर लाल पुष्प। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर गुलाबी पुष्प, आर कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी पुष्प। ठीक है प्यारे बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी पुष्प। देखिए यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक है, श्वेत पुष्प। ठीक है, इनका जो फिनोटाइप अनुपात होता है, यह बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है कि अपूर्व प्रभाविता का नियम का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1:2:1। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आइए देखते हैं फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। जो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए जो यह जो विकल्प, यह जो जीन है, ठीक है प्यारे बच्चों, और यह जीन दोनों अलग अलग है, किंतु यह दोनों लक्षण एक दूसरे के समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए देखिए यहाँ पर भी 1:2:1:2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह जीनोटाइप भी अनुपात होता है, यहाँ पर भी दोनों लक्षण समान है, इसी तरह 1:2:1। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
आइए प्यारे बच्चों, आज देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। कायिक जनन किसे कहते हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, कायिक जनन किसे कहते हैं? पौधों में विभिन्न भागों से होने वाले कायिक जनन का वर्णन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कायिक जनन हम किसे कहते हैं और पौधों में जो होता है विभिन्न भाग से किससे किससे कायिक जनन होते हैं उनका वर्णन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम कायिक जनन। पहले हम देखेंगे पहली हेडिंग में कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन में देखेंगे पेड़ पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों द्वारा नए पादप के विकसित होने की प्रक्रिया को ही कायिक जनन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पेड़ पौधा होता है उसके जो कायिक भाग होते हैं जैसे जड़ हुआ, तना हुआ और पत्ती हुआ, इन तीनों के द्वारा नए पादप जब विकसित होते हैं होने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कायिक जनन का प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम जड़ों द्वारा कैसे होगा, तनों द्वारा कैसे होगा और पत्तियों द्वारा कैसे होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो तथा नहीं रहेगा तना रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तना। यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियों द्वारा नए पादप के विकसित होने की प्रक्रिया ही कायिक जनन कहलाती है। ठीक है, कायिक जनन कहलाती है। ये देखते हैं जड़ों द्वारा हम कायिक जनन। ठीक है, जड़ों द्वारा हम कायिक जनन देखेंगे। देखिए बाय रूट्स, कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है जैसे शकरकंद, शतवार, डहेलिया आदि में जड़ों पर अपस्थानिक जड़ें कलिकाएं निकलती हैं जो विकसित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पर जो डहेलिया एक पौधा होता है इसी तरह होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जड़ें अपस्थानिक जड़ें जो यहाँ से जड़ें निकलेंगी यहीं से एक पादप का निर्माण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पादप का निर्माण होगा जो इससे अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करेगा। ठीक है, ये देखते हैं हम पत्तियों द्वारा जो होता है कैसे होता है निर्माण। ठीक है, देखिए पत्तियों द्वारा अजूबा ब्रायोफिलम के पौधों में पत्तियों के किनारों से पादप उत्पन्न होते हैं जो मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अजूबा अजूबा के पौधों में पत्तियों के किनारों से पादप उत्पन्न होते हैं जो मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, ये देखिए जो यहाँ पर होता है इसका एक ब्रायोफिलम का एक जो बना ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए यहीं से जड़ें विकसित होंगी इसकी पत्तियों से, किनारों से, और यहीं से जो है एक और पत्ती जो निर्माण होगा, यहीं से जो एक और पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं हम तनों द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, तनों द्वारा कैसे पौधों का कायिक जनन होता है। देखिए आलू के कंद में उपस्थित जो आलू होता है उसके कंद में उपस्थित पर्व संधियां नोट्स कायिक प्रवर्धन से सहायक होती हैं, कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियां, ठीक है प्यारे बच्चों, पर्व संधियां में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्रत्येक कलिका होती है नए पौधे को जन्म देती है। ये देखते हैं जो देखिए यहाँ पर देखिए एक आलू का हम बना ले रहे हैं शेप, आलू जैसा तो नहीं बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर नोट्स होते हैं इनका, ठीक है, यहीं से जो होती है एक पादप का निर्माण हो, यहीं से जो होती है अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और पादप का निर्माण होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हर एक नोट से एक पादप का निर्माण होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अलग अलग यो पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आलू। ठीक है, ये चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया है नहीं? ठीक है,
ये बच्चों देखते हैं प्रश्न 5वां। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इस क्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस कथन की पुष्टि प्रयोग द्वारा कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस क्रिया में जो है पौधे ऑक्सीजन, हरे पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, इस कथन की पुष्टि जो करना है हमें प्रयोग विधि द्वारा करना है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। पहले देखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रत्येक हरा पादप कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल एवं खनिज लवण सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्रत्येक हरा पादप होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है। भोजन के निर्माण करने की विधि को ही प्रकाश संश्लेषण ही कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है देखिए, यहाँ से देखिए CO2 6CO2। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर होगा 6। ठीक है, 6CO2 H12 12H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, 12H2O। यहाँ पर देखिए प्रकाश परिहरीम। ठीक है, यहाँ से देखिए 6, यहाँ पर देखिए C6H12O6 प्लस C6H2O प्लस 6O2। ठीक है प्यारे बच्चों, जो यह है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये देखते हैं हम क्रिया विधि से हम इसको समझेंगे। पहले इसका जो हम चित्र देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 में निष्कासन का प्रदर्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें एक चित्र है, उसको आप लोगों को पहले हम दिखा देंगे, फिर उसको उस चित्र की सहायता से हम समझाएंगे आपको। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यह चित्र है। ठीक है, देखिए यह क्या है, यहाँ पर देखिए एक है जो हाइड्रीला नामक एक पौधा है। ठीक है, वह एक बीकर एक बर्तन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रीला नामक एक पौधा है जो एक बीकर में रखा है। ठीक है, और कीप से ढका हुआ है। ठीक है, कीप से ढका हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी है, यह जो है परखनली है, और बुलबुले निकल रहे हैं, ऑक्सीजन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी और यह प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का निष्कासन में एक चित्र है, वही चित्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं और इसी चित्र की सहायता से हम एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि एक बीकर को 3/4 जल से भरकर। ठीक है प्यारे बच्चों, जो एक बीकर है, देखिए यहाँ पर है बीकर, उसको 3/4 जल से भरना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको 3/4 जल से हम भर लेंगे। ठीक है, एक बीकर को 3/4 जल से भर लेते हैं। इसके पश्चात कीप के नीचे हाइड्रोलिया या अन्य कोई जलीय पादप, जो हाइड्रोलिया, देखे बच्चों कीप के नीचे जो है कीप है, कीप के नीचे हाइड्रीला या हाइड्रोलिया नामक कोई भी पादप जो है, इसमें शाखाओं को इस प्रकार रखें कि उसकी कटी हुई शाखा ऊपर की ओर रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार रखें उस डाली को कि उसकी कटी हुई शाखा जो है ऊपर की ओर रहे। ठीक है, जो कटी हुई शाखा ऊपर की ओर रहे। ठीक है, ये देखते हैं कटी हुई शाखा ऊपर की ओर रहे। कीप के ऊपर पानी से भरी एक परखनली को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं जो कीप के ऊपर कीप है, जो यह कीप है, कीप के ऊपर पानी से भरी एक परखनली। ठीक है, परखनली को सर्वाधिक पूर्वक खड़ा करें। इस पर खड़ा करना है। देखिए डंडे की सहायता से हमने इसको इस पर खड़ा किया है। ठीक है, कीप पर परखनली को खड़ा किया है। ठीक है, परखनली को सर्वाधिक रूप से पूर्वक खड़ा करें। यह क्रिया जल के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, जल के अंदर, आइए देखते हैं, जल के अंदर करते हैं। ठीक है, जिसे परखनली का पानी न गिरे। ठीक है बच्चों, जल के अंदर हम इस क्रिया करेंगे जिससे परखनली जो होती है, परखनली का पानी न गिरे। ठीक है, धूप में रख दें। जो इसको है, हम इसको इस तरह करके धूप में रख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धूप में रख दे। कुछ समय बाद पौधों से नन्हे नन्हे बुलबुले गैस के रूप में
निकलती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो नन्हे नन्हे कुछ समय बाद यहीं से नन्हे नन्हे बुलबुले गैस के रूप में निकलती हैं, बुलबुले। ठीक है प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे बुलबुले गैस के रूप में निकलती हैं। ठीक है, गैस परखनली के पानी को हटाकर एकत्र होने लगती है। जो यहाँ पर पानी को हटाएगी और यहाँ पर ऊपर जो है एकत्र होने लगेगी। ठीक है, एकत्र होने लगती है। परखनली के गैस से भर जाने पर, जो परखनली है इसको यह गैस से यहाँ तक भर जाने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, भर जाने पर, ठीक है, भर जाने पर सर्वाधिक पूर्वक परखनली को अंगूठे से की मदद से बीकर से बाहर निकाल कर गैस का परीक्षण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अब हम सावधानी से बीकर में हाथ डालेंगे, अंगूठे से इसको दाबेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको निकालेंगे। जो इसमें गैस एकत्रित हुआ है, इसको हम ले जाएंगे और परीक्षण करेंगे कि कौन सी गैस है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर देखिए, परखनली में जलती तीली ले जाने पर तेजी से जलने लगती है। जो परखनली है हम लेकर गए थे, ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें जलती हुई तीली डालेंगे। ठीक है, परखनली देखिए यहाँ पर, हाँ ये परखनली है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो है एक ऑक्सीजन जो गैस थी, इसमें हम जलती हुई एक तीली लेकर आएंगे। ठीक है, तीली इसमें डालेंगे। ठीक है, जलती तीली ले जाने पर तेजी से, जो ये तीली जल रही थी धीमे धीमे, वो तेजी से जलने लगती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तेजी से जलने लगती है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। परखनली को पायरोगैलिक अम्ल में रखने पर अम्ल परखनली से ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन पैरागैलिक अम्ल में घुल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीजन होती है पैरागैलिक अम्ल में घुल जाती है। ठीक है, अतः प्रयोग से सिद्ध होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। इस विधि से सिद्ध होता है कि जो पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चित्र जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा आप लोग चित्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चित्र सहित पूछ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये प्यारे बच्चों हम देखेंगे छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है। वृक्काणु की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वृक्काणु को ही नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक, ठीक है प्यारे बच्चों, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानने का कार्य करते हैं तथा मूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। आइए देखते हैं पहले वृक्काणु की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए वृक्काणु की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चों, यह है वोमेन संपुट, यह समीपस्थ कुंडलित नलिका, यह है दूरस्थ कुंडलित नलिका, यह है संग्राहक नली, यह है लूप ऑफ हेनले। ठीक है बच्चों, हेलने का पास। ठीक है, ये देखते हैं अलग अलग इसके जो है भाग हैं वो देखेंगे, निम्नलिखित भाग हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, वोमेन संपुट, यह कप के आकार जैसी संरचना होती है जिसे रक्त नलिकाओं का गुच्छा बना होता है। ठीक है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो इसी में यहाँ से देखिए, यहीं पर आएगा, यहाँ से आएगा एक जो रक्त नलिका होती है, यहीं से आएगा, यहीं पर इसी तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं से यहीं पर आएगा, इसी तरह इसी में गुच्छा बनाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, गुच्छा बनाएगा और यहीं से जो होती है यहीं से एक निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं से निकल जाएगा। इसी गुच्छे को हम जो कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं
ग्लोमेरुलस, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्लोमेरुलस, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला, ठीक है। ये देखते हैं, हेलने का पास, यह एक पतली नली का बना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। हेलने का पास जो होता है यह एक पतली नली का बना होता है जिसकी आकृति यू आकार की होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका निर्माण आरोही भुजा और अवरोही भुजा के मिलने से होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो इसका निर्माण होता है जो आरोही भुजा और यह आरोही भुजा या अवरोही भुजा, ठीक है प्यारे बच्चों, के मिलने से निर्माण होता है इसकी। ये लूप ऑफ हेलने, ठीक है, हेलने का पास, ठीक है प्यारे बच्चों। जो हेलने का पास है, देखिए यही यू आकार की आकृति, एक पतली नुमा संरचना है, पतली नली नुमा संरचना है, यू आकार की आकृति है, ठीक है, हेलने का पास। ये देखते हैं हम अगली हेडिंग, संग्राहक नली, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखते हैं संग्राहक नली, ठीक है। संग्राहक नली देखेंगे आज। यह संग्राहक नली, यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां सभी आरोही भुजा आकर मिलती हैं। इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चली जाती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहीं पर जो है, यहीं से सभी अपशिष्ट पदार्थों का छनना वनना जो भी होता है वो होगा यहाँ पर, और यहीं से जो है, यह जो है संग्राहक नली है जो इसी मूत्र निर्माण की विधि प्रारंभ हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और मूत्र निर्माण की विधि प्रारंभ मूत्र नली में चली जाती है, ठीक है। देखते हैं वृक्काणु के कार्य, ठीक है। वृक्काणु के हम कार्य देखेंगे, कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। वृक्काणु के कार्य देखिए, पहला कार्य है रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, ठीक है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो ग्लोमेरुलस इसमें होता है, इसमें तेज रुधिर जो है, रुधिर का बहाव बहुत तेज होता है, इसमें जो पतली पतली दीवारें होती हैं इससे रुधिर छनता है और इसमें आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आता है, ठीक है। जब निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो इसमें जो ब्लड में ग्लूकोज अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण हो जाता है, ब्लड में जो होती हैं इनका पुनः अवशोषण होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा में देखेंगे, इन सभी वर्ज्य पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाता है, ठीक है। अंत में निस्यंदन में केवल यूरिया अम्ल वर्ज्य पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, ठीक है, जिसे अब मूत्र कहा जाता है। अंत में जो इसमें निस्यंदन में केवल यूरिया अन्य वर्ज्य पदार्थ जल ही रह जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यूरिया और अन्य वर्ज्य पदार्थ जल ही रह जाता है जिसे मूत्र कहा जाता है। यह संग्राहक नली में एकत्रित हो जाता है, जो संग्राहक नली है इसी में एकत्रित हो जाता है और मूत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह हमने आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो पेपर में अवश्य पूछेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, अवश्य पूछेगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद 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 प्यारे बच्चों, धन्यवाद।